हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 8 द दिल्ली सल्तनत। देखिए गाइस, जो पीरियड था 1206 एडी से लेके 1526 एडी तक, इसको दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रूलर्स थे इस टाइम पीरियड के जो रूलर्स थे, उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली को बनाया था। तो हमें पता कैसे चला कि ये डायनेस्टी कभी एग्जिस्ट की थी? कोई सबूत? वो सबूत जो थे, सोर्सेस, यानी कि दो थे। पहला था इंस्क्रिप्शंस, दूसरा था मॉन्यूमेंट्स। इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे हो गए, जैसे कि कॉइन्स जो होते थे इस टाइम पे, वहाँ पे संस्कृत और अरेबिक दोनों लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शंस मिलते थे कार्व्ड हुए। और मॉन्यूमेंट्स में हमारा कुतुब मीनार आ गया। कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसके कंप्लीट होने के पहले ही उसके कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार जो है वो एक सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पे डेडिकेटेड है। और कुतुब मीनार को 1369 में लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया था, जिसकी लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई थी कुतुब मीनार के ऊपर, मतलब बिजली कड़क गई थी कुतुब मीनार के ऊपर 1369 में, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गई थी। फिर उसको रेनोवेट कराने का काम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और उसके बाद आते हैं इन रूलर्स की तरफ। तो 1192 में मोहम्मद गोरी, जो अफगानिस्तान के रूलर थे, वो इंडिया में आए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया 1192 में बैटल ऑफ तराइन में। फिर उन्होंने इंडिया में अपना राज शुरू किया। उसके बाद जब वो अपने देश अफगानिस्तान लौटने लगे तो उन्होंने अपने नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जो जीती हुई ज़मीन था उसका वाइसरॉय इलेक्ट किया, मतलब उसको राजा बना दिया जीती हुई ज़मीन का। तब से इन रूलर्स को ममलुक सुल्तान्स कहने लगे। ममलुक एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओन्ड, मतलब कि ओन्ड सुल्तान्स, क्योंकि ये पहले नौकर थे या नौकर के बेटे थे, इसीलिए इनको ममलुक सुल्तान कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को एक उपाधि मिली थी लख बख्शी की। इसलिए मिला था क्योंकि वो लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करते थे, मतलब बहुत पैसा बांटते थे, गरीबों में सबकी मदद करते थे। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम स्टार्ट करवाया था, बनवाना स्टार्ट करवाया था। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि उसको बनने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहे थे, जिसमें से वो अपने घोड़े से गिर गए, जिसकी वजह से वो मर गए थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आरम शाह, उसने राजगद्दी संभाली, लेकिन जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का नौकर और सन इन लॉ, उसने उसको इनकैपेबल रूलर समझा और उसको थ्रोन से हटा दिया। फिर इल्तुतमिश ने अपने आप को राजगद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद इल्तुतमिश का समय चला। फिर इल्तुतमिश ने अपने बेटों को इस काबिल नहीं समझा कि वो राजगद्दी पर बैठे, इसीलिए उसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को बैठा दिया राजगद्दी पे। लेकिन जो टर्किश नोबल्स थे उनको ये पसंद नहीं था कि कोई लड़की उनको रूल करे, इसीलिए कुछ महीनों बाद टर्किश नोबल्स ने रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा के इल्तुतमिश के बेटे को, जिसका नाम रुकुनुद्दीन था, उसको बैठा दिया राजगद्दी पे। लेकिन 7 महीने के अंदर ही अंदर रजिया सुल्तान ने फिर से अपनी राजगद्दी प्राप्त कर ली और फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर बनी दिल्ली की 1236 में। फिर रजिया सुल्तान का टाइम गया। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ था 1290 में। 1290 में जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, उसको जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था, मर्डर कर दिया था और राजगद्दी पर बैठे थे। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जिसका नाम था कैकू बद, क्योंकि मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, KIKUBAD। ये लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का।
फिर जलालुद्दीन खिलजी ने राज किया कुछ समय, उसके बाद उनका जो नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी, उसने उनको मर्डर कर दिया और खुद राजा बन गया। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज लाई। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज। इनकी जो पहली पॉलिसी थी वो था मार्केट रेगुलेशन। जो मार्केट होता था इनके टाइम का, उसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट था कैटल, पहला पार्ट था फूड ग्रेन्स, मतलब फूड ग्रेन्स जो था उनका एक अलग था। दूसरा सेकंड पार्ट जो था वो था कॉस्टली क्लॉथ, और तीसरा पार्ट जो था वो आर्मी से रिलेटेड था, मतलब हॉर्सेस, स्लेव्स, नौकर और कैटल, मतलब गाय भैंस या जो भी उस टाइम के घोड़े वोड़े होते थे। और इन तीनों सेक्शंस को एक हेड करता था, मतलब एक इन्होंने एक हेड टाइप का बनवाया था, उसका नाम था शाहना। शाहना जो है वो उनको सुपरवाइज करता था, देखता है कि कोई गलती तो नहीं हो रही, चीटिंग तो नहीं की जा रही है, एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, और अगर कोई भी पकड़ा गया कोई भी गलत काम करते हुए मार्केट में, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। दूसरा आता है डेक्कन एक्सपेंडिशन। डेक्कन एक्सपेंडिशन मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था डेक्कन साइड में, मतलब साउथ साइड में। जो किंगडम्स थे देवगिरी, वरंगल, द्वारा समुद्रा और मदुराई, इनको कॉन्क्वेर कर लिया गया था, लेकिन एनेक्स नहीं किया गया था। मतलब कि ये जीत गए थे वो किंगडम, लेकिन इन्होंने वहाँ पे अपना खुद से राज करना सही नहीं समझा। इसलिए सही नहीं समझा क्योंकि दिल्ली से वो काफ़ी दूर था, तो हर चीज़ को मैनेज करने में दिक्कत होती। दूसरी बात, इनको पैसा चाहिए था, अपनी बड़ी सी आर्मी को मेंटेन करने के लिए इनको पैसा चाहिए था, जिसकी वजह से इन्होंने ओवरलॉर्डशिप की। मतलब कि इनके ही कब्जे में था वो, लेकिन वहाँ पे रूल दूसरे राजा कर रहे थे, जो हर साल, मतलब साल के आखिर में इनको पैसे देते थे, पैसे या काइंड्स डिमांड जो भी ये मांगते थे वो देते थे हर साल के बाद। उसके बाद आता है मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी। जो नोबल रहते थे उनसे इनको खतरा था, इसीलिए इन्होंने मेजर्स रखे थे नोबिलिटी के सामने। नोबल्स के लिए इन्होंने कुछ मेजर्स रखे थे, उनमें था कि नोबल्स जो थे वो मैरिज अलायंसेस नहीं फॉर्म कर सकते, बिना सुल्तान की परमिशन के नोबल्स मैरिज अलायंसेस नहीं फॉर्म कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते थे। दूसरा था कि जो यूज़ होता था शराब का, इंटॉक्सिकेंट्स जो थे वो सब बैन कर दिया गया था। तीसरा था गैम्बलिंग, यानी जुआ भी बैन कर दिया गया था, और अगर कोई पकड़ा जाता जुआ खेलते हुए उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। चौथा था कि इन्होंने इनका एक स्पाई सिस्टम था, मतलब स्पाई करता था वो लोगों को, जासूसी करता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही इनको मारने की, ये सब स्पाई करता था। और पांचवा ये था कि इन्होंने जो सोल्जर्स थे उनको कैश में पे करना शुरू किया, कैश में पे करते थे। उसके बाद आता है मिलिट्री रिफॉर्म्स। मिलिट्री में इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी लाई? मिलिट्री में मतलब अलाउद्दीन खिलजी पहला रूलर था जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट लाया। मतलब इनकी आर्मी हमेशा लड़ाई के लिए खड़ी रहती थी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, नाम ही से समझ में आ रहा होगा। दूसरा ये कि ये इन्होंने क्वालिटी हॉर्सेस इंपोर्ट कराए थे और उनको ब्रांडिंग, मतलब ब्रांड कर दिया जाता था। उस सिस्टम को कहा जाता था दग, DAGH, DAGH। जो ब्रांडिंग करते थे हॉर्सेस को, उस सिस्टम को कहा जाता था दग सिस्टम, ताकि जो सोल्जर्स थे वो रिप्लेस ना कर पाए अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस को बेकार क्वालिटी के हॉर्सेस से। तीसरा ये कि इन्होंने सोल्जर्स को कैश में सैलरी पे की थी, वो तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। बाकी ये जो है
सोल्जर्स के लिए आईडी कार्ड जैसे होता है ना, चेहरा सिस्टम लॉन्च किया था, क्योंकि हर एक सोल्जर का अपना एक आईडी कार्ड देते थे। उसके बाद आते हैं हम लोग रेवेन्यू रिफॉर्म्स पे। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स रखे ताकि मैक्सिमम टैक्स ले सकें, मैक्सिमम रेवेन्यू ले सकें। इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था उसको 1/3 से 1/2, मतलब 1/3 से 1/3 से लेके उसको आधा कर दिया था, मतलब इतना ज़्यादा ये टैक्स लेते थे। उसके बाद आता है हमारा तुगलक डायनेस्टी। अब आते हैं हम तुगलक डायनेस्टी पे। तो तुगलक डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे उनका नाम था गाजी मलिक, जिन्होंने 1320 में अपना रीनेम कर लिया था गियासुद्दीन तुगलक, और अपनी जो तुगलक डायनेस्टी थी उसको स्टार्ट कराया था। इनके भी अपने अलग ही अप और डाउन्स थे। और 1325 में ये पवेलियन बनाया गया था इनके लिए, उसके उद्घाटन में गए थे, लेकिन वो कोलैप्स हो गया वहीं पे और इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके जो बेटे थे उनका नाम था जौना खान। ये सबसे इंटरेस्टिंग रूलर है जौना खान। इन्होंने अपना नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है हिस्ट्री में, मतलब ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल की थी, लेकिन इनको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो फेल हो गई थी। इनकी पॉलिसीज़, जो पहली पॉलिसी थी वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इन्होंने सोचा कि अपना कैपिटल शिफ्ट कर लें दौलताबाद। देवागिरी उसका नाम था, देवागिरी यहाँ लिखा है, DEVAGIRI, देवागिरी उसका नाम था, लेकिन उन्होंने उसका रीनेम कर दिया दौलताबाद। इन्होंने सोचा कि वहाँ पे शिफ्ट करके ये डेक्कन की जो टेरिटरीज है, मतलब साउथ की जो टेरिटरीज हैं, उनको भी अच्छे से राज रूल कर लेंगे। और दिल्ली पे उस टाइम कुछ मुसीबत चल रही थी, इसलिए किया था। तीसरा रीजन जो था इनका, वो दिल्ली जो है कॉन्स्टेंटली थ्रेटन किया जाता था, मतलब दिल्ली को डराया जाता था मंगोल से, तो मंगोल से खतरा था दिल्ली को, इसलिए इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। और जितने भी लोग थे वहाँ के, इन्होंने ऑर्डर किया रिलीजियस हेड्स वेड सबको कि दौलताबाद शिफ्ट हो, लेकिन बाद में इनका प्लान बदल गया, तो ये फिर से दिल्ली शिफ्ट हो गए। इसकी चक्कर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई बीच रास्ते में, खाना नहीं मिल रहा था, बहुत मतलब हार्डशिप हुआ पीपल को। उसके बाद सेकंड पॉलिसी जो थी इनकी, टोकन करेंसी। उस टाइम पे सिल्वर के कॉइन्स चलते थे जिनको सिल्वर टंकास कहते थे, वो चलते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि सिल्वर टंकास की जगह ब्रॉन्ज टंकास करें, तो ब्रॉन्ज की करेंसी इन्होंने लॉन्च की। लेकिन लोगों ने अपने घर के अंदर ही वो ब्रॉन्ज की कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए, जिसके चक्कर में कॉइन्स बहुत ज़्यादा हो गए और उनकी ये वाली पॉलिसी भी फेल हो गई। तीसरा था टैक्सेशन इन 2 आब। देखिए गाइस, पहले 2 आब का मतलब समझते हैं। 2 आब, 2 आब का मतलब होता है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, मतलब 2 रिवर्स जा रही हैं, उनके बीच का जो लैंड, ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। इसीलिए इस एरिया में इन्होंने सोचा था कि सेंट्रल एशिया को कॉन्क्वेर करेंगे, इसीलिए इनको बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी थी, तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। तो ये जो एरिया था गंगा यमुना का दोआब, मतलब गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड आता था, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया। और उस टाइम पे मतलब इस जगह पे भी वो मुसीबत आ गई थी, या कोई रीज़न था कि जो है जो लोग थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जो टैक्स कलेक्टर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो लोग। इसीलिए जो लोग थे वहाँ के विद्रोह कर गए और जंगल में भाग गए। इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे कि वहाँ की हालत सही हो जाए। इरिगेशन जो है डेवलप करवाया था, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करवाई थी, और जो फार्मर्स थे उनको एडवांस में लोन करवाया था, लोन दिलवा रहे थे। लेकिन उस टाइम बहुत लेट हो चुका था और काफ़ी लोग जो है मर गए थे और भाग गए थे। उसके बाद आता है प्लान ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ये चाहते थे कि ये पूरी दुनिया को कॉन्कर करेंगे, इसीलिए इन्होंने जो इनके सोल्जर्स थे उनको 1 साल की सैलरी एडवांस में पे कर दी थी। लेकिन बाद में इनका प्लान बदल गया और इनके जो प्लान्स फेल हो गए थे, जैसे कि टोकन करेंसी फेल हो गया, टैक्सेशन इन 2 आब फेल हो गया। इसी के चक्कर इनका जो प्लान ऑफ कॉन्क्वेस्ट था, इन्होंने 1 साल की सैलरी पे कर रखी थी,
और ये पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहते थे, वो भी फेल हो गया। यही कुछ कारण से जिनकी वजह से इनको मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान को वाइजेस्ट फूल कहा जाता है हिस्ट्री में। अब आते हैं हम लोग सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब आते हैं सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे जो सुल्तान होता था वो सुप्रीम हेड होता था, उसके ऊपर कोई नहीं होता था। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का काम करता था वो था वजीर। ये जो दूसरे दूसरे ऑफिशियल्स होते थे उनके उनके काम पे ध्यान देता था कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इनकी मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स होते थे, जैसे कि अरिज एक आदमी होता था, उसको उपाधि दी जाती थी अरिज ए मुमलिक की। अरिज ई मुमलिक, ARIZIMUMMALIK, अरिज ई मुमलिक। वो डील करता था आर्मी के जो मैटर्स होते थे, मतलब सोल्जर्स को खाना मिल रहा है या नहीं, उन सब से डील करता था। लेकिन ये कमांडर इन चीफ नहीं था, क्योंकि कमांडर इन चीफ जो होता था, जितने भी ऑर्डर्स लिए जाते थे वो लास्ट में सुल्तान के पास जाते थे। सुल्तान ही सब चीज़ का हेड होता था। और दो डिपार्टमेंट्स थे इनके टाइम में। वो पहला था दीवान रिजालत, वो रिलीजियस मैटर से डील करता था। दूसरा डिपार्टमेंट था दीवान इंशा, वो स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस से डील करता था। जो सल्तनत टाइम पे जो एम्पायर था वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था, जिनको इक्ता कहते थे। इन इक्ता के कुछ हेड बनाए जाते थे जिनका नाम होता था मुफ्ती। और इस टाइम पे जो स्टेट से टैक्स मिलता था उसको किसी भी टेरिटरी से जो टैक्स मिलता था उसको मतलब जो रेवेन्यू मिलता था उसको इक्ता उसको देने को इक्ता सिस्टम कहते थे। इस टाइम पे मतलब जो टेरिटरीज होती थी उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको कुछ लोगों को दिया जाता था, उसको इक्ता सिस्टम कहते थे। और जिनको इक्ता मिलता था उनको इक्तादार कहते थे। उन्हीं पैसों से उन इक्तादार को अपनी फैमिली मेंटेन करनी रहती थी और कुछ सोल्जर्स को मेंटेन करना रहता था, जिससे कि सुल्तान उनको यूज़ कर सके वॉर के टाइम पे। इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है दिल्ली सल्तनत ये ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। और ये हमारी पहली वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी कर दीजिए।